कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 15 तरंगे, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हल यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि 2 अंक में एग्जाम में आने वाले रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा है कि प्रगामी तरंग किसे कहते हैं। हमें प्रगामी तरंग की डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन इस प्रकार से है कि वह तरंग जिसके किसी माध्यम में संचरित होने पर माध्यम के कण, क्या होना चाहिए कि माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करते हैं, प्रगामी तरंग कहलाती है। तो सिंपल सी प्रगामी तरंग वो होती है जिसके माध्यम के जो कण होते हैं, जो संचरित होते हैं, वो सरल आवर्त गति करने लग जाते हैं, तो उन्हें हम प्रगामी तरंग कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से है कि जब समान आयाम और समान आवृत्ति वाली 2 तरंगें माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि क्या हो जाती है, वहीं रुक जाती है और समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, जिसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। यानी कि जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति वाली 2 तरंगें माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में विपरीत दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, जिसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्वनि के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण का मतलब होता है कि 2 तरंगों की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम भी भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है, और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम भिन्न भिन्न होता है, और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कि निष्पंद एवं प्रस्पंद से क्या तात्पर्य है। तो अप्रगामी तरंग में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर या कुछ बिंदुओं का कंपन आयाम तथा वेग शून्य होता है। हम निष्पंद और जो प्रस्पंद होता है, ये दोनों ही अप्रगामी तरंगे से संबंधित है, ध्यान रखें आप। तो निष्पंद और प्रस्पंद क्या है। तो निष्पंद होता है कि तरंग में माध्यम के कुछ बिंदुओं का कंपन आयाम तथा वेग शून्य होता है, और इन बिंदुओं को निष्पंद कहते हैं। जहाँ पर कंपन आयाम तथा वेग शून्य होता है उन्हें निष्पंद कहते हैं, और जहाँ अधिकतम होता है उन्हें प्रस्पंद कहते हैं। तो इसके विपरीत माध्यम के कुछ बिंदुओं का कंपन आयाम तथा वेग ये तीनों अधिकतम होते हैं, तो इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं। तो जहाँ पर ये तीनों शून्य होते हैं उसे निष्पंद कहा जाता है, और जहाँ तीनों ही अधिकतम होते हैं उसे प्रस्पंद कहा जाता है। 5वां प्रश्न, डॉपलर प्रभाव क्या है, या डॉपलर प्रभाव भी इसे बोला जाता है। तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि स्रोत तथा श्रव्य के बीच सापेक्ष गति होती है, तो ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति श्रोता को परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। 6वां प्रश्न, किन परिस्थितियों में डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होता है। यानी कि हमें डॉपलर प्रभाव की यहाँ पर क्या बतानी है, सीमाएं बतानी है कि ये इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो इसकी सीमा यह है कि यह तभी लागू होता है जबकि ध्वनि स्रोत या प्रेक्षक का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे कम होता है, तो ही डॉपलर प्रभाव लागू होता है, अदरवाइज ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको खाली इसकी शर्तें लिखना थी। तो किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, तो जब ध्वनि स्रोत या प्रेक्षक का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे कम होता है तब ही ये लागू होता है, अदरवाइज इससे लागू नहीं होता। यदि ये ध्वनि के वेग से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ये ज़्यादा, उस कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। उसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पर, तरंग किसे कहते हैं। तरंग की डेफिनेशन बतानी है। तरंग आप जानते हैं लहर ना, वेव। तो तरंग का अर्थ होता है लहर, और भौतिकी में तरंग से अभिप्राय व्यापक होता है, जहाँ यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, यांत्रिक, विद्युत चुम्बकीय, ऊष्मीय इत्यादि कई प्रकार की तरंगति का अध्ययन किया जाता है।
तो तरंग क्या होती है? तरंग मतलब होती है वेव, लहर होती है, और इसका संबंध हमारे फिजिक्स में यांत्रिक से होता है, विद्युत चुंबकीय से होता है, ऊष्मीय गति से होता है। 8वां प्रश्न कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब दो तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती है, उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का बीजीय गणितीय योगफल होता है ना? क्या होता है कि उन दोनों, उनका जो बीजीय गणितीय योगफल होता है, यानी कि यदि परिणामी विस्थापन y हो तो हम बोल सकते हैं अलग अलग तरंगों के विस्थापन के अनुक्रम योग के बराबर होता है कि y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डेड डेड, इस प्रकार से। उसके बाद 8वां प्रश्न हो गया। उसके बाद अब 9वां प्रश्न देखते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है कि विस्पंद के दो अनुप्रयोग लिखिए। हमें यूज़ बताने हैं विस्पंद के। तो पहला होता है किसी स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करना। तो विस्पंद की सहायता से हम अज्ञात आवृत्ति किसी स्वरित्र की ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, वाद्य यंत्र को समत्वरित करना। तो किसी वाद्य यंत्र जो होते हैं उसके हम सुर मिलान कर सकते हैं इसकी सहायता से। और तीसरा उपयोग यहाँ पर है खानों में हानिकारक जो गैसें होती है उनका पता लगाने में भी विस्पंदों का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल किन किन बातों या किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये दो कारकों पर निर्भर करती है। तो एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला करती है डोरी के तनाव पर करती है, और दूसरा करती है डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और हमें यह ध्यान रखने वाली बात है, ये इसलिए हमने यहाँ पर नोट में लिखा है कि यह डोरी के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। भले चाहे डोरी कितनी भी लंबाई हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा। एक तो करेगा डोरी में तनाव पर, और दूसरा करेगा डोरी की एकाग्र लंबाई के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, बड़े बड़े सभागारों यानी कि हॉल जो होते हैं वहाँ पर मंच के पीछे की दीवारें वक्राकार यानी कि गोलाई में होती है। वहाँ पर गोलाई में होती है ना? क्यों होती है? तो बड़े बड़े सभागारों यानी कि हॉलों के मंच के पीछे की दीवारें वक्राकार होती है, क्योंकि ऐसा करने से ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाती है। यानी कि दूर बैठा व्यक्ति भी वहां पर जो बोला गया है उस शब्द को आसानी से सुन सकता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो दीवारें बनाते हैं, बड़े बड़े हॉलों की दीवारें वो वक्राकार बनाते हैं, कर्व टाइप बनाते हैं। उसके बाद नल के नीचे रखी सुराही यानी कि कोई बर्तन रखा हुआ नल के नीचे, भरने का अनुमान दूर से ही उससे उत्पन्न ध्वनि से हो जाता है। तो ध्वनि की आवृत्ति में यह परिवर्तन क्यों होता है? जैसे कि कोई नल है, नल के नीचे हम कोई बर्तन रखते हैं और हम दूर खड़े हैं तो भी हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं या अंदाज़ा अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बर्तन है वो बढ़ने वाला है। कैसे लगाते हैं? क्योंकि उसकी आवाज़ में परिवर्तन होता है ना? तो ये परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन क्यों होता है? तो ये परिवर्तन इसलिए होता है, यहाँ से हम लिखेंगे, तो जैसे जैसे पानी का तल सुराही में ऊपर उठता जाता है, यानी कि जो बर्तन है, देखिए बर्तन है, ऊपर से कोई नल चल रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो तल है ये ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता जाता है और वायु स्तंभ की लंबाई कम होती जाती है, जिससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि आवाज़ जो है वो पतली होती जाती है। शुरुआत में इसकी यहाँ पर जब पानी डलेगा तो आवाज़ मोटी रहेगी, और ऊपर आते आते यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो पतली हो जाएगी, क्योंकि इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ जो आवाज़ है वो पतली हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, ध्वनि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में तेजी से संचरित क्यों होती है? तो इसका सीधा सा उत्तर, सिंपल सा उत्तर है कि ध्वनि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में तेजी से संचरित होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इस कारण से जो ध्वनि होती है वो ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा में तेजी से संचरित होती है। बांसुरी एवं वायलिन में मुख्य अंतर क्या है? तो बांसुरी देखी होगी आपने, बांसुरी कैसे बनाते हैं? तो एक बांस होता है, उस बांस को लिया जाता है और बीच में से
सुराग बना दिया जाता है, यहाँ पर छेद कर दिया जाता है जहाँ से सारे गामा पा धा सा के स्वर निकलते हैं। और वायलिन क्या होता है, वायलिन एक यानी कि पियानो होता है जहाँ पर क्या होते हैं, अ, इधर पीछे तार लगे होते हैं और यहाँ पर जो है बटन रहते हैं प्रकार। इस प्रकार से वायलिन होता है। दोनों में अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया, एक खोखली नली के प्रकार का होता है और ये तार में लगे होते हैं। तो बांसुरी में वायलिन में क्या अंतर है, तो मुख्य अंतर क्या है, तो बांसुरी ऑर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र होता है, जबकि वायलिन तने डोरियों के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ए आयाम एवं π/2 कालांतर की दो तरंगे जिस बिंदु पर अध्यारोपित होती है वहाँ परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी हम निकालते हैं, देखिए। तो परिणामी तीव्रता निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आई समानुपाती हम बोलते हैं, या अनुक्रमानुपाती भी इसे हम बोला जा सकता है। तो जब दो तरंगे होती हैं, कितनी तरंगे, दो तरंगे हैं, तो वहाँ पर जो सूत्र होता है, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू होता है A1 प्लस A2 इन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस पाई, है ना, यह सूत्र होता है। यहाँ क्या बोला कि ए आयाम है उसका, प्रश्नानुसार A1 बराबर A2 बराबर हमें क्या मानना है, ए मानना है। और कालांतर तथा यहाँ पर जो कालांतर है फाई है उसका मान π/2 है। ये दोनों मान आप यहाँ पर पुट कर दें। तो जब आप दोनों मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आई समानुपाती ए स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2A cos π/2। और cos π/2 का मान आप जानते होंगे, यानी कि cos 90 का। तो cos π/2 का मान जो है वो 0 होता है, यानी कि जो पद है वो 0 हो गया। और यहाँ पर आई समानुपाती हो गया ए वर्ग प्लस ए वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2A वर्ग। क्या हो जाएगा, ये 2A वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिणामी अतः परिणामी तीव्रता आई, ये वाली आई है आई समानुपाती 2A स्क्वायर, ये है दोनों तरंगों की तीव्रताओं, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से, यानी कि ये उनका योग होगा। इन योग से हमेशा ये कम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था +2A1 A2 cos phi, यानी कि कुछ मान अधिक आना चाहिए था, लेकिन ये मान अधिक नहीं आया है। तो इस कारण से हम बोलेंगे कि परिणामी तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू 2A स्क्वायर दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है। क्या होती है, ये कम होती है।